हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्रैक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आईआईटी जेम थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन से। इससे पहले हम मैकेनिक्स और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उनको कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन से हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स है क्या। आप थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी पैरामीटर पढ़ोगे, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो वर्क हो, तो इन सब के बीच में जो रिलेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली आपको बताता है। थर्मोडायनेमिक्स में मेनली आपके 3 लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। जो आपका जीरोथ लॉ है वो आपका टेम्परेचर को बताता है कि टेम्परेचर का किसके साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कैसा टेम्परेचर वेरी करेगा, वो सारी चीज़ें हमें जीरोथ लॉ बताता है। और जो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ आपका बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ आपका क्या बताता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड जो आपका सेकेंड लॉ है वो आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। आपको पता होगा कि जो थर्मोडायनेमिक है उसमें काफ़ी सारे हमारे प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। तो उन प्रोसेस को कैसा हमारी जो डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगा आपका सेकेंड लॉ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा आपका बेसिक था। जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की रिवीजन से कराई, तो बच्चों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही इसको थोड़ा सा मैंने और डिटेल में रखा है। तो उनका कहना था कि सर इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाओ, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स से वो सारी चीज़ें आपकी कंसिडर की हैं और इसको जितना डिटेल में मैं रिवीजन के हिसाब से लेके जा सकता था उतना डिटेल में इसको रखा है। तो देखते हैं आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आज की क्लास में हम जो बिल्कुल आपके बेसिक चीज़ें जो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़नी चाहिए और ये आपको पता होनी चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ए क्वांटिटी ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज सरफेस। सम क्लोज सरफेस का क्या मतलब है उसको भी हम समझेंगे। जो आपको पता होगा कि यूनिवर्स, आपका जो यूनिवर्स है उसमें से अगर मैं सिस्टम को माइनस कर देता हूँ तो आपका क्या बच जाता है? सराउंडिंग। इसमें आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो कि अगर आपके यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी एक सिस्टम को माइनस कर दोगे तो जो आपका सराउंडिंग है वो आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सी ये बातें हैं, बट हमें पता होनी चाहिए। अब सिस्टम हमारे जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो है आपका ओपन, दूसरा आपका क्लोज्ड, थर्ड है आपका आइसोलेटेड। ये आपकी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होने वाली इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम में क्या है, जो आपका मास है, या मैं बोल सकता हूँ जो मास चेंज है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपका मास भी चेंज हो सकता है और डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जो आपकी एनर्जी है या एनर्जी चेंज है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब है कि ओपन सिस्टम में आपका मास और एनर्जी दोनों ही चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम में आपका जो मास है, या बोल सकता हूँ मास चेंज आपका जीरो होगा, बट जो एनर्जी चेंज है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपका मास का एक्सचेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर आपका मास, चेंज ऑफ मास नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि आपका मास यहाँ चेंज हो सकता है। ऐसे आपका अगर ये मास चेंज जीरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ मास चेंज नहीं हो सकता, बट यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, आइसोलेट, किसी चीज़ को आइसोलेट कर देना। तो सिस्टम को अगर हम आइसोलेट कर रहे हैं तो ना तो वहाँ मास का एक्सचेंज होगा, ना ही वहाँ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मतलब है कि जो आपका मास चेंज है वो भी जीरो होगा और जो एनर्जी एक्सचेंज है वो भी जीरो होगा। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्टेट और एक चेंज ऑफ फेज, ये दो हमारी टर्म्स आती है। इनका क्या मतलब है? अब देखो, चेंज ऑफ स्टेट, अगर मैं किसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एट ए टाइम किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो T1 है और वॉल्यूम V1 है। तो अगर कुछ टाइम बाद हमें उसकी स्टेट में चेंज देखना है तो हम क्या मेजर करेंगे कि जो उसका टेम्परेचर है एट दैट टाइम और वॉल्यूम वो कितना होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? चेंज ऑफ स्टेट। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर कोई आपकी कंडीशन है वहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो T1 है, V1 है, कुछ टाइम बाद जो टेम्परेचर है वो T2 और वॉल्यूम V2। तो ये है एक्चुअली आपका चेंज ऑफ स्टेट। अब बात आती है कि चेंज ऑफ फेज क्या है। तो चेंज ऑफ फेज में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हमारे पास आइस है तो उससे हमारा वाटर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? अगर हम उसको हीट देंगे तो। ठीक है, और अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तो वहाँ से स्टीम बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये आपका देख सकते हो कि आइस आपके पास क्या था? सॉलिड। सॉलिड से वाटर क्या बना? लिक्विड। और इस टाइप से ये आपका कंडेंसेशन एंड लास्ट में ये आपके पास आ जाएगा, जिसको हम वाष्प भी बोलते हैं।
ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? द इक्वेशन कनेक्टिंग, जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या है? द इक्वेशन कनेक्टिंग पी, पी आपका प्रेशर, वी आपका वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो आपका पी है, वी है, टी है, इन पर कोई भी इक्वेशन अगर डिपेंड करेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब जैसा आपको पता होगा कि जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ये आपको आइडियल गैस इक्वेशन है, जो कि आपकी पी प्रेशर, बी वॉल्यूम एंड आपका यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आर और टी, इन सब पर डिपेंड करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नाम से ही पता लग रहा है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड आ रहा है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो इक्विलिब्रियम वर्ड में थर्मोडायनेमिक की हम बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो टेम्परेचर, वर्क, हीट, इन सब का रिलेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो यहाँ हमारा एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब आपका टी क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब आपका जो फोर्स है, टोटल फोर्सेस हैं वो आपके बैलेंस्ड होने चाहिए। और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जो आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए। अगर ये तीनों कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको हम बोल देंगे कि ये जो सिस्टम है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनी चेंज विच कॉजेज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम टू हैव ए न्यू सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो। एनी चेंज विच इज कॉज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं? आपने अभी पढ़ा है कि जो हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब हमारे क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इनको चेंज करने के बाद कोई हमारे न्यू वेरिएबल बन रहे हैं, तो उन्हीं को हम न्यू वेरिएबल कैसे बनेंगे? अगर सपोज मैं यहाँ कोई से प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड, यहाँ कोई भी प्रोसेस आपका चल रहा है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, यहाँ कुछ और है। आफ्टर प्रोसेस जब आपका हो जाएगा तो वहाँ पे आपके जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो कुछ और होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका सिस्टम चल रहा है ना, कि ये जो इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि इनको हम न्यू वेरिएबल बोल रहे हैं, इनको हम ओल्ड वेरिएबल बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द सिस्टम, द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी completely restored to their initial state, no change are left। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग में अगर उसमें जो चेंज हो रहे हैं तो हम उनको रिस्टोर कर सकते हैं। जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग में चेंज हो रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोल देंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। द इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी कम्प्लीटली, इस वर्ड को भी थोड़ा ध्यान में रखना कि जो कम्प्लीटली रिस्टोर्ड टू देयर इनिशियल स्टेट एंड नो चेंज आर लेफ्ट इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। इट कैन बी रिट्रेस इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें जो सिस्टम और सराउंडिंग पर चेंज है उनको हम कम्प्लीटली रिस्टोर कर सकते हैं। बस सिंपल सी लैंग्वेज में आप इतना समझो। नेक्स्ट आपका आता है इरिवर्सिबल। नेक्स्ट आपका है इरिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस विच प्रोड्यूस्ड ए परमानेंट चेंज ऑन द सिस्टम एंड कैन नॉट बी रिट्रेस इन अपोजिट डायरेक्शन। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आपका जो सिस्टम है वहाँ में उसमें कोई चेंज हो रहे हैं तो उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, वो आपका परमानेंट चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है, वो चेंज अगर परमानेंटली हो जाता है तो उसको हम बोल देंगे आपका इरिवर्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक टर्म आती है एक्सटर्नल वर्क। अब एक्सटर्नल वर्क क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम इज नोन एज एक्सटर्नल वर्क। अब हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसको भी हम समझेंगे, बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं जो एक्सटर्नल वर्क है वो क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। अब बाय सिस्टम अगर हम
बाय सिस्टम होगा तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, आप समझ लेते हैं जो इंटरनल वर्क है वो क्या है। एक्सटर्नल वर्क हमने समझ लिया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, उसको एक्सटर्नल वर्क बोल देंगे। अब बात कर रहे हैं इंटरनल वर्क, तो वर्क डन बाय वन पार्ट, वर्क डन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल वर्क। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आपस में कुछ एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ वर्क भी होगा, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल वर्क। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी। द स्टोर ऑफ एनर्जी, द स्टोर ऑफ एनर्जी विच इज नॉट apparently known by the system but still can be, but still capable, और या मैं बोल सकता हूँ still can be capable, but still capable of doing work is called internal work। अब जो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो आपकी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो आपका वर्क है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला तो ये आपका स्टेट फंक्शन है। क्या है ये, स्टेट फंक्शन। सेकंड आपका डिपेंड्स करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, या आप उनको बोल सकते हो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बस डिपेंड किस पर करता है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, या आप बोल सकते हो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस में होता है, इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। अभी के लिए ये लिखना इंपॉर्टेंट था, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये आपका किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हमने यहाँ लिखा था कि इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल टू जीरो, ये किस केस में, ओनली साइक्लिक में, बट ये जो है ये आपका कोई भी प्रोसेस हो उसमें ही वैलिड होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टी। जो आपकी आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन टी। ठीक है, और दूसरा है आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो आपकी रियल गैस है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, और जो आपकी आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर पर। ठीक है, आपको पता है कि U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी यहाँ किस वजह से आती है, तो ये आपकी मोशन की वजह से आती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका किस टाइप का कन्फिगरेशन है उस वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा वर्क की बात कर लेते हैं। जो वर्क है वो भी आपका कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। वर्क भी आपका कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। ठीक है, हीट एनर्जी इज ऑल्सो पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि पाथ फंक्शन का मतलब क्या है। सिस्टम ऑब्जर्व हीट, वो हमारी पॉजिटिव आती है। अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है तो वो हमारी हीट नेगेटिव आती है, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस जो भी आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब डेल्टा क्यू है, गलती से शायद मुझसे डेल्टा यू बोला गया था, डेल्टा क्यू क्या है आपका, ml, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ml। अगर आपका फेस चेंज हो रहा है, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ml। यहाँ आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, अगर आपका फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपका फेस चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, यहाँ आपका कोई भी फेस चेंज नहीं है बट टेम्परेचर चेंज है। डेल्टा टी टर्म से आप देख सकते हो कि यहाँ आपका टेम्परेचर चेंज है बट यहाँ कोई भी फेस चेंज नहीं है। अगर फेस चेंज नहीं है तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अगर आपका फेस चेंज है तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये फेस चेंज वाला देख सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास आइस था। ठीक है, आइस के बाद एम सी डेल्टा टी। अब इस वाले प्रोसेस में आप देखो कि अगर हमारा फेस चेंज नहीं हो रहा है तब हम किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एम सी डेल्टा टी। यहाँ हमारा आइस से आइस ही है तो हमने एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब आप देख सकते हो कि आइस से हमारा यहाँ लिक्विड बन रहा है, तो हमारा यहाँ जो डेल्टा क्यू है वो कितना आ रहा है,
ml, क्योंकि हमारा फेस चेंज हो रहा है। अब आप एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना कि जो आपका आइस हुआ, लिक्विड हुआ वाटर, तो इनकी जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो आप इनको ध्यान में रख सकते हो। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या मैं बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आप ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड से वाटर। अगर यहाँ अब आपका फेस चेंज नहीं हो रहा तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे एनर्जी निकालने के लिए। अगर आपका यहाँ फेस चेंज हो रहा है, देखो वाटर से वेपर, तो यहाँ आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे एनर्जी निकालने के लिए। थोड़ा ग्राफ है, ग्राफ को आप देख सकते हो कि यहाँ आपका यहाँ तक, इस ग्राफ को आप थोड़ा समझ सकते हो। आपका टेम्परेचर है -20 या 0 या 100, तो अगर आपका फेस क्या हो रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा है तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो। फेस चेंज नहीं हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो। तो यहाँ से ये जो है आपका कांस्टेंट आता है, फिर ये इस टाइप से, ये थोड़ा देख सकते हो, ये कुछ बस ऐसे आपको इसका समझाने के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया था। ठीक है, अब जो आपकी हीट कैपेसिटी है वो भी आपकी क्या है, पाथ फंक्शन। हीट कैपेसिटी भी आपकी क्या है, पाथ फंक्शन, जो कि इक्वल टू होती है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का भी आपको पता है, डेल्टा टी का भी आपको पता है क्या है, बस हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर कोई भी आपका सिस्टम है, अगर मैं इसको डेल्टा क्यू दे रहा हूँ, या आपकी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये जो दो टर्म आती हैं उसको भी थोड़ा समझेंगे। बट अगर आप कोई ये सिस्टम है आपके पास, अगर आप यहाँ डेल्टा क्यू हीट दे रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा उसकी टेम्परेचर को लेके। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो इक्वल टू होती है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। दोनों फॉर्मूले याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो स्पेसिफिक हीट है वो आपको याद होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ आपके लिए लिख भी दिया है। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है वो आपकी होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो आपकी होती है 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ ये फॉर्मूलेज हैं, इनको भी आप देख सकते हो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटीग्रेशन T1 से T2 C dt, और अगर आपको C मीन निकालना है तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट है उसमें हम जो हमारे थर्मोडायनेमिक लॉ हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ज़रूरत फर्स्ट और सेकंड को हम डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो लोग IIT JEM का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, और टिफ़र वगैरह, जेस्ट वगैरह, जितने भी आपके एंट्रेंस हैं जो मास्टर्स और UG लेवल पर हैं, उनको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जो लोग इनको अच्छे से करके जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, और वो आप जब आप एग्जाम दोगे तब आपको समझ आ जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।